हेलो एवरीवन। आज हम 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस इंडिपेंडेंस डे को हम और भी स्पेशल कुछ इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्विज क्वेश्चंस सॉल्व करके करेंगे। सो अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट एंड सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स why the Government of India Act 1935 is considered an important constitutional milestone in India's transition toward self-government? सो ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है इंडिया के सेल्फ गवर्नेंस की तरफ। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इट अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय। सेकंड, it introduced complete independence for British India. It established universal adult franchise, and it introduced provincial autonomy and proposed an all India federation. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। It introduced provincial autonomy and proposed an all India federation. बेसिकली इस एक्ट के आने से पहले जो इंडियन प्रोविंसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली कंट्रोल किए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये एक्ट आने के बाद इसने इंडियन प्रोविंसेस को एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया था, जिससे ब्रिटिश इंटरफेरेंस जो कांस्टेंट रहता था वहाँ पे बहुत ही टाइटली रहता था, उसमें थोड़ी सी छूट मिली थी। ठीक है, एंड जो भी प्रोविंसेस के इलेक्टेड मेंबर्स थे वो प्रोविंसेस के डिपार्टमेंट्स को इजीली रन कर पा रहे थे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एक्ट में प्रपोज की गई थी, सभी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया में कंबाइन होकर के एक वन बिग फेडरेशन बनाएंगे। लेकिन ये चीज़ आगे चल करके हो नहीं पाई थी क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 primarily aimed to, एम क्या था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का, प्राइमरी एम क्या था? ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है हमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना और पावर को ट्रांसफर करना। ठीक है, इंडिया की यूनिटी मेंटेन करते हुए। दूसरा ऑप्शन है डिवाइड इंडिया इमीडिएटली इनटू टू सॉवरेन स्टेट्स, मतलब तुरंत इंडिया के बंटवारे करके दो सॉवरेन स्टेट्स बनाना। एंड थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफर ऑल पावर्स डायरेक्टली टू द मुस्लिम लीग, मतलब ऑल पावर को, सारी पावर को मुस्लिम लीग को ट्रांसफर कर देना। देन रिस्टोर द प्रोविंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसका प्रोविंशियल सिस्टम रिस्टोर करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफरिंग पावर व्हाइल मेंटेनिंग इंडियन यूनिटी। कैबिनेट मिशन प्लान का जो 1946 का जो मेन एम था वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पावर को इंडिया ट्रांसफर करना वाइल मेंटेनिंग पीस एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब बिना इंडिया के टुकड़े किए हुए ब्रिटिशर से पावर इंडिया को ट्रांसफर करना और एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाना जो आगे चल करके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, विच फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मोस्ट डायरेक्टली इंडेड ब्रिटिश
constitutional authority over India. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का कौन सा वो फीचर था जिसने डायरेक्टली एंड किया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी ब्रिटिश अथॉरिटी को इंडिया से डायरेक्टली खत्म किया था? इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो? ऑप्शंस देखते हैं हम। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस को बना एस्टैब्लिश करना। ऑप्शन बी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कराना, जो कि अभी हमने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आई गेस हम लोगों ने देखा था। फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट बनाना। क्रिएशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने ये किया था कि इसने टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी इंडिया और पाकिस्तान बनाया था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। और उसी मोमेंट पे ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया से खत्म हो गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो ये क्वेश्चन पूछता है हमसे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश करता है, कौन सा क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली बताता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव। सो क्वेश्चंस है, नॉन कोऑपरेशन अपोज्ड लॉज while civil disobedience movement only boycotted institutions। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लॉज अपोज किए थे एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बॉयकॉट, इंस्टीट्यूशनल बॉयकॉट किया था। सेकंड ऑप्शन है बोथ मूवमेंट्स वर लॉन्च्ड प्राइमरली टू सपोर्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, दोनों मूवमेंट ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किए गए थे। थर्ड ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन emphasized withdrawal of cooperation while civil disobedience include deliberate violation of colonial laws। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कोऑपरेशन विड्रॉ किया था इसमें हम लोगों ने, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वायलेशन ऑफ कॉलोनियल लॉज किया था। एंड फोर्थ, सिविल डिसओबीडियंस बिगेन बिफोर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका कहना है फोर्थ ऑप्शन का कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले ही शुरू हो गया था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। Non-cooperation movement emphasized withdrawal of cooperation, while civil disobedience movement included deliberate violation of colonial laws। Non-cooperation movement में पैसिवली लोगों ने बॉयकॉट किया था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड प्रोडक्ट्स को, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिवली लॉ को ब्रेक किया गया था। इसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, जो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था अनजस्ट लॉज के अगेंस्ट में, उन्होंने एक्टिवली जा करके लॉ को ब्रेक किया था सॉल्ट मार्च करके। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे कि गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस क्यों लिया था, उसका मेन रीजन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा ऑप्शन फंडामेंटल राइट प्रेजेंटली नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड थर्ड ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली आपने अभी तक आंसर कर भी दिया होगा, सिंपली आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में प्रेजेंटली एडेड नहीं। एंड आप लोग मुझे सारे फंडामेंटल राइट्स कमेंट करके बताओगे और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया returns an ordinary bill for reconsideration and parliament passes it again, what is the constitutional position?
अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न कर देते हैं एक ऑर्डिनरी बिल रिकंसिडरेशन के लिए और पार्लियामेंट उसे दोबारा से पास करता है, सो इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। द प्रेसिडेंट में रिजेक्ट इट परमानेंटली, प्रेसिडेंट उसे परमानेंटली रिजेक्ट कर सकते हैं। द बिल ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मनी बिल, जो बिल है वो ऑटोमेटिकली मनी बिल बन जाता है। द बिल मस्ट बी रिफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, उस बिल को सुप्रीम कोर्ट भेजा जा सकता है। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू इट, या फिर प्रेसिडेंट को उसको असेंट देना ही होगा, उसको मंजूरी देनी ही होगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन भी यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू इट। सो प्रेसिडेंट को उस बिल को कंसेंट देना ही होगा। ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिल का है। सो अगर पार्लियामेंट से एक बिल पास होता है, उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बिल दोबारा से पार्लियामेंट में पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उन्हें उसे एसेंट देना ही होगा। ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिल के लिए है। मनी बिल में क्या है कि मनी बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज ही नहीं सकते, उनको उसे मंजूरी देनी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which situation would most directly increase India's fiscal deficit, assuming all other factors remain unchanged? ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंडिया का फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली बढ़ेगा विदाउट चेंजिंग अदर फैक्टर्स। गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में राइज आना, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, राइज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाना, या फिर अ फॉल इन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें कमी आना। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन है राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विदाउट अ करस्पॉन्डिंग राइज इन रेसिट्स। गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, लेकिन रेसिट्स में वो राइज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी सही यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपये, तुमने स्पेंड किया 110 रुपये, तो वो जो 10 रुपये तुमने बोरो किया या कहीं से भी लाया, वो क्या है? डेट है। उसी तरीके से गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये खर्च करती है, गवर्नमेंट के पास 100 रुपये है और वो खर्च 110 रुपये करती है, तो वो जो 10 रुपये है वो हुआ फिजिकल डेफिसिट, यानी एक तरीके से डेट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate reason why the Reserve Bank of India may increase the repo rate during a period of persistent inflation? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन के टाइम रेपो रेट इंक्रीज क्यों करती है, उसका रीजन इसमें से कौन से ऑप्शंस में अप्रोप्रिएटली बता रहा है? पहला ऑप्शन है टू डायरेक्टली इंक्रीज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू डायरेक्टली इंक्रीज कर देना। देन टू टाइटन मॉनेटरी कंडीशंस एंड मॉडरेट डिमांड प्रेशर, मॉनेटरी कंडीशन को टाइटन करना और डिमांड प्रेशर को मॉडरेट करना। टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स थ्रू चीपर डोमेस्टिक क्रेडिट, चीपर डोमेस्टिक क्रेडिट के थ्रू एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। टू इनकरेज ग्रेटर बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक्स, सो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू बोरोइंग्स को इंकरेज करना और भी ज़्यादा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू टाइटन मॉनेटरी कंडीशंस एंड मॉडरेट डिमांड प्रेशर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट इंक्रीज करती है जिससे कि बैंक्स को लोन हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है। देन वो बैंक्स से लोन जो नॉर्मल पीपल को मिलता है वो भी हाई इंटरेस्ट पे होता है, जिससे लोग लोन कम लेते हैं या फिर बहुत ज़रूरत के मुताबिक लेंगे और उनका एक्सपेंडिचर भी कम होगा, जिससे जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन अंडर अ कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क? बहुत ही अच्छा, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अभी अभी जस्ट समझाया है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट में दें। सो पहला ऑप्शन है हायर रेपो रेट्स
ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज मनी सप्लाई। हायर रेपो रेट से मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। हायर रेपो रेट्स जनरली क्रिएट टाइटर क्रेडिट कंडीशंस। हायर रेपो रेट से जो क्रेडिट है उनके कंडीशंस और भी ज़्यादा कड़े हो जाते हैं। देन लोअर रेपो रेट्स ऑलवेज रिड्यूसेस इन्फ्लेशन इमीडिएटली। रेपो रेट्स का कम होना इन्फ्लेशन खत्म करता है इमीडिएटली। रेपो रेट हैज़ नो कनेक्शन विद बोरोइंग कॉस्ट्स। रेपो रेट का कोई भी कनेक्शन नहीं है बोरोइंग कॉस्ट से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। हायर रेपो रेट्स जनरली क्रिएट टाइटर क्रेडिट कंडीशंस। रेपो रेट बेसिकली उस टर्म को कहते हैं हम जिसमें आरबीआई के थ्रू जो बैंक्स को लोन दिया जाता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट हाई रहेगा तो ऑब्वियसली लोगों को क्रेडिट मिलेगा नहीं, जिससे उनकी स्पेंडिंग पावर थोड़ी कंट्रोल होगी और इन्फ्लेशन एट द एंड वो भी कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which geographical factor is primarily responsible for the reversal of monsoon winds over the Indian subcontinent? कौन सा जियोग्राफिकल फैक्टर है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है मॉनसून विंड्स के रिवर्सल के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सीजनल रिवर्सल ऑफ प्रेशर एंड विंड पैटर्न्स caused by differential heating of land and sea. Permanent high pressure over northern India, permanently high pressure northern India पे uniform heating of the Indian Ocean throughout the year, uniformly हीट करता है इंडियन ओशियन पूरे साल इस वजह से, या फिर रोटेटिंग ऑफ द अर्थ अलोन, सिर्फ अर्थ अलोन जब रोटेट करता है तब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीजनल रिवर्सल ऑफ प्रेशर एंड विंड पैटर्न्स caused by differential heating of land and sea. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why does the western ghats receive heavy rainfall during the southwest monsoon? वेस्टर्न घाट्स में साउथ वेस्ट मानसून के समय हेवी रेनफॉल क्यों होता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, दे ब्लॉक ऑल मॉइस्चर फ्रॉम रीचिंग पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया दे जनरेट द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ये जनरेट करते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को। दे रिमेन कोल्डर देन द हिमालयाज थ्रू आउट द मानसून, थ्रू आउट द मानसून हिमालय से भी कोल्डर रहते हैं। दे फोर्स मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स टू राइज अलोंग द विंडवर्ड स्लोप्स। ये मॉइस्चर लेडेड मानसून विंड्स को फोर्स करते हैं टू राइज अलोंग द विंडवर्ड स्लोप्स। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दे फोर्स मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स, ये फोर्स करते हैं मॉइस्चर लेडेड विंड्स को राइज करने के लिए अलोंग द विंडवर्ड स्लोप्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड? पहला है नर्मदा रिफ्ट वैली रिवर, दूसरा है यमुना रिवर originating in the western ghats, थर्ड है महानदी रिवर originating in the Kashmir Himalayas, and the last option is Godavari river flowing through a Himalayan gorge. इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, नर्मदा रिफ्ट वैली रिवर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statement about the Constituent Assembly of India is correct? कौन सा स्टेटमेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट है? इट्स मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सेकंड ऑप्शन है, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। थर्ड ऑप्शन है हमारा, इट वाज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, एंड द लास्ट ऑप्शन इज it consisted only of representative from British provinces. So इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, its members from British Indian provinces were indirectly elected by provincial legislature. जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के मेंबर्स जो थे
वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के थ्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which economic condition is most likely to occur when the nominal GDP increases but real GDP remains unchanged? Option है, the economy has necessarily experienced deflation, deflation experience कर रही है economy. The economy has necessarily experienced higher real production. Option number C, the increase is entirely due to a rise in the general price level. Last option है, the economy has necessarily experienced a fall in prices. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द इंक्रीज इज entirely ड्यू टू अ rise in the general price level. जो इंक्रीज है वो entirely जनरल प्राइस लेवल में राइज आने की वजह से। Which event is generally regarded as the immediate political trigger that led the British government to announce the transfer of power to Indian hands by June 1948? कौन सा पॉलिटिकल ट्रिगर ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को ये अनाउंस करना पड़ा था कि वो अब पावर ट्रांसफर करेंगे इंडियन बाय जून 1948? फर्स्ट ऑप्शन है द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन टू प्रोड्यूस एन एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट एंड द वर्सनिंग पॉलिटिकल सिचुएशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का फेलियर होना, द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च होना, द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन टू प्रोड्यूस एन अग्रीड कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट एंड द वर्सनिंग पॉलिटिकल सिचुएशन। बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था और उस हाई टेंशन की वजह से पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बन रहा था एंड वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को पावर हैंड ओवर करने का अनाउंसमेंट कर दिया था। ये 15 क्वेश्चंस हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हमने बना रखी है 50 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसमें लेवल 1 से हम लोगों ने शुरू किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने एक्सप्लेन कर रखा है। सो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप अगर कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना आप, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। इस चैनल पे मैंने पिटमैन डिक्टेशन की प्लेलिस्ट बना रखी है डिफरेंट स्पीड्स में। जो बच्चे स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये प्लेलिस्ट्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करना एंड अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो प्रिपरेशन कर रहा हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।